मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की सुबह एलजेब्रा के नाम का वो रहेगा द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघातीय समीकरण की, या जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, जैसे मैं एक समीकरण ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा उसमें कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ क्या नहीं होती है। देखो, x² माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। समीकरण में बराबर 0 मिलेगा। समीकरण का मतलब होता है ये दोनों की दोनों आपस में कैसे हैं, समान। मतलब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। कितनी आएगी भाई, 0। ठीक है, देखिए एक बार इसको बाहर को खींच लेना। x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या है, 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x² माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 बचेगा बराबर में 0। x माइनस 3 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 2 बराबर 0 होगा। मतलब अगर मैं x माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं x माइनस 2 से इधर डिवाइड कर देता हूं तो ये 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, x माइनस 3। तो हमने बोला x माइनस 3 बराबर 0 हो सकता है, या फिर x माइनस 2 अगर मैं लेके चल रहा हूं तो x माइनस 3 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 0। सो x इक्वल्स टू यहाँ से 3 और x इक्वल्स टू यहाँ से 2। द्विघातीय समीकरण इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें जो अचर होता है, चर जो होता है, वेरिएबल क्या है, x। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2, और घात कितनी होती है, 2। जितनी घातें होती हैं उतनी ही वैल्यूज निकल के आती हैं। तो यहाँ x की घात कितनी थी भाई, 2 थी, तो x के मान कितने आए थे, 2। कौन कौन से, 3 और 2। ठीक है, तो ये कहलाएंगे इसके, इनको बोला जाता है शून्यक। क्या बोला जाता है, शून्यक। क्या बोला जाता है, मूल। क्या बोला जाता है, हल। क्या बोला जाता है, रूट्स। ठीक है, x माइनस 3 और x माइनस 2 ये क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड। क्या कहलाएंगे भाई, गुणनखंड। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शून्यक क्या होंगे, मूल क्या होंगे, हल क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे और गुणनखंड क्या होंगे। तो इसके दो गुणनखंड निकल के आए अपने पास में, x माइनस 3 और x माइनस 2। ये तो हो गए इसके फैक्टर्स। अगर मैं इनको 0 के बराबर रखता हूं तो अपने पास में शून्यक निकल के आ जाएंगे या जीरोज निकल के आ जाएंगे अपने पास में। ठीक है, रूट्स भी बोला जाता है, जीरोज भी बोला जाता है, शून्यक। बात आई समझ में। तो आगे जब इन शब्दों की हम चर्चा करेंगे, शून्यक क्या होता है, मूल क्या होता है, हल क्या होता है, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, शून्यक, मूल, हल, रूट या जीरो उसको कहा जाता है जिसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। तो x बराबर कितना है भाई, 3। अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, 3 पंजे 15 और प्लस के 6, 9 और 6 15, माइनस के 15 कितना हो गया, 0। चाहे तुम 2 रखो, x का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस के 6, अब भी क्या हुआ, 0। इस वजह से इनको शून्यक बोला जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू समीकरण में या इक्वेशन में पुट करने पर, रखने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। बात आई समझ में। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। शून्यक किसे कहते हैं, मूल किसे कहते हैं, हल, रूट, जीरो किसे कहते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। अब एक बात ध्यान देना, आगे क्वेश्चंस बनेंगे, अगर ये गुणनखंड हैं, ठीक है, वो कह के चलेगा x³ प्लस 3x माइनस 2x का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, सपोज दैट। ठीक है, x माइनस 1 एक गुणनखंड है। अगर वो गुणनखंड है तो कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से विभाजित होती है और शेषफल बचता है 0। तो उस कंडीशन में मैं यहां से जो वैल्यू थी, मैं कह रहा था, मान के चलो x एग्जाम्पल में x माइनस 1 वो गुणनखंड था, तो उसका जो शून्यक बनेगा वो x बराबर 1 बन के आएगा, और अगर 1 की वैल्यू में इक्वेशन में पुट करता हूं तो वो 0 हो जाती है। ठीक है, इस वजह से उसको शून्यक कहा जाता है।
ठीक है, आएंगे क्वेश्चंस, आगे बात करूंगा उसकी, याद आएगा ये। पहले तो ये वाला पैटर्न समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से शून्य क्या होता है, मूल्य क्या होता है, हल क्या होता है, गुणनखंड क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं और जीरोज क्या होते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मैंने बताया था जितनी घातें होती हैं, अगर केवल एक घात होती तो उसको एक घातीय समीकरण, एक घातीय समीकरण का मतलब हो गया रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, सरल समीकरण बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर दो घात हैं वेरिएबल की तो उसको बोला जाता है द्विघातीय समीकरण। अगर तीन घात होती तो त्रिघातीय समीकरण हो जाता। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे वो। अब बात आती है कि जितनी घातें होती हैं अपने पास में, कितनी है घात मैक्सिमम? 2। तो वेरिएबल जो है, चर जो है, चर का मतलब जिसके चर और अचर, कंफ्यूजन रहता है इसमें। चर मतलब x, y, z बदलते रहती हैं इनकी वैल्यू, कभी x बराबर 2 आता है, कभी x बराबर 3 आता है, यहाँ भी 2 वैल्यू आ रही है, कभी x बराबर 3 है, कभी x बराबर 2 है। तो ये तो कहलाते हैं चर, जिसको बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, अचर, अचर जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास में, अचर का मतलब हो गया जो नहीं बदलते हैं, फिक्स है। ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे अचर। तो x की वैल्यू, x की पावर कितनी है? 2। तो x की वैल्यूज कितनी आई है अपने पास में भाई? 2, 3 और 2। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करूं कि अगर तुमसे बोला जाता है अंडर रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 होती है, या x बराबर अंडर रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 होती है, तो कौन सा सही होगा इनमें से? कौन सा होगा? बोले दोनों सही है। नहीं, दोनों सही नहीं है। ये तो केवल वैल्यू है कि अंडर रूट 4 की वैल्यू डेफिनेटली 2 ही आती है, प्लस माइनस 2 इसको हम नहीं लिख सकते। और अगर मैं x बराबर अंडर रूट 4 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या था कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा, तो x बराबर अंडर रूट 4 आया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4, द्विघातीय समीकरण बन जाएगा। और द्विघातीय समीकरण में वैल्यूज होती हैं 2, तो यहां पे प्लस माइनस 2 होगा, ना कि केवल 2। यहां पे केवल 2 होगा। बात है समझ में? ये माइनर सा डिफरेंस होता है, इसमें पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसकी ओर। तो यहां से अगर मैं यहां तुलना करके चलता हूं इस समीकरण से, ये मानक रूप था इसका ax स्क्वायर प्लस, एक बार मैं मिटा देता हूं पूरा, जिंदगी अनमोल है प्यारे, और एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी मौके बहुत कम देती है। जो मौका निकल गया वो निकल गया। समय के पास इतना समय नहीं है वो तुम्हारा इंतजार करे। ठीक है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 बराबर 0 था, और मैं कह रहा था इसका जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब a क्या है? एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना है भाई? 1 का गुणा सभी में हुआ रहता है। b क्या है? x का मल्टीपल, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस का 5x है, इसका मतलब जो नेगेटिव होगा वो माइनस का 5 होगा। तो b बराबर कितना होगा? -5। और c बराबर क्या होता है? अचर पद 6। बातें समझ में? इस तरीके से हमें इसको कंपेयर करना होता है। अब जो इसका मेन मुद्दा है मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों की प्रकृति, उसकी ओर बढ़ते हैं हम। उससे पहले हमें इसके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है। कैसे आता है वो चीज देखिए। मानक रूप होता है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना बनाना है? 1। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जब मुझे 1 बनाना है तो मुझे a से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर कितना हो जाएगा? 0। बात है समझ में? अब इस समीकरण को मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि भाई यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ x का मल्टीपल है और किसी अदर संख्या का मल्टीपल है, तो मैं कह सकता हूँ ये 2ab की वैल्यू है, या 2pq लेके चलता हूँ मैं, ये 2pq की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जब ये पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसके साथ में जो दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बात करते हैं हम, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 नहीं है। 2 क्यों नहीं है वो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं है इसमें दूसरे वाले स्क्वायर का।
ठीक है। जब दूसरे वाले स्क्वायर का पोर्शन नहीं है तो मैं यहाँ ऐसे कह सकता हूँ भाई 2 का तो मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से कर दूँ डिवाइड, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जो दूसरा पोर्शन होगा 2ab मतलब 2pq, तो एक तो x है ही है, तो दूसरा ये 2 फॉर्मूले का है, तो बची कौन सी b/2a। तो b/2a का एक बार स्क्वायर हमें जोड़ना है, एक बार स्क्वायर घटाना है, क्यों, मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है ये, तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखिए x² प्लस, इसको मैं लिख देता हूं b/ax प्लस b/2a का स्क्वायर, एक बार मैंने जोड़ दिया है, एक बार मैं माइनस कर देता हूं b/2a का स्क्वायर, इक्वेशन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में c/a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां यदि मैं बात करूं तो ये जो है ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर ये वाला पोर्शन बन गया, ठीक है। इसको इन दोनों को ट्रांसपोज कर दो, पक्षांतरण कर दो, तो ये हो जाएगा b²/4a² प्लस हो जाएगा माइनस उधर जाकर, और माइनस का c/a, ठीक है। ये दो आते, ये धराचार्य सूत्र था, ये मुझे निकाल के लाना है। देखिए इसको एज इट इज रहने दो, x प्लस b/2a बराबर में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया एलसीएम कितना आ जाएगा, ये यहां से एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4a², तो ये बना b² माइनस a से डिवाइड किया 4ac, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a जो था, ठीक है। ये x की वैल्यू थी, क्या थी ये x की वैल्यू, मतलब ये शून्यक है, ये वैल्यूज है इनकी x की, शून्यक, जीरोज, रूट्स, हल, ये निकल के आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू होती कितनी है 2, तो एक बार तो माइनस b हो जाएगा, एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो 2 अपने पास में वहां से रूट्स निकल के आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे। चलिए तो ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में जाएगा, x प्लस b/2a बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 4a²। अब देखिए ये स्क्वायर में था इधर, अब इधर ये स्क्वायर रूट में लूंगा तो ये दोनों प्लस माइनस की वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में, अब 4 का स्क्वायर रूट 2, a² का स्क्वायर रूट ये 2a आ गया। इस वाले को मैं पक्षांतरण कर देता हूं, x बराबर माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, एलसीएम 2a आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसे बोला जाता है धराचार्य सूत्र, ठीक है। तो ये तो डिस्क्राइब किया था हमने धराचार्य सूत्र क्या होता है। अब मेन मुद्दा उठता है, यहां से हमें पता चलेगा मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, परमेय अपरमेय, वो सारी चीजें यहां से क्लियर होंगी। तो यहां तक समझ में आ गया होगा इजीली। आगे बात करता हूं मैं, भाई मूल जो आए थे x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। अब बात आती है मूलों की प्रकृति जो डिपेंड करेगी वो केवल इस पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, इस पर, क्योंकि ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ते हैं या घटाते हैं तो पूर्णांक ही निकल के आता है अपने पास में। अब डिपेंड करता है इस पे, इसको बोला जाता है विविक्तिकर, विविक्तकर, विविक्तिकर भी बोल देते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है डी से, D4 होता है डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटिव होता है, कुछ ऐसा होता है, डिस्क्रिमिनेटिव होता है जाने, अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये किसकी वैल्यू है d की, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि भाई अगर b² माइनस 4ac, एक बार तो मैं कह देता हूं d बराबर 0, d बराबर क्या हो जाएगा 0, पॉसिबल है ये 0 हो सकता है पूरा। एक बार मैं कह देता हूं d इज ग्रेटर देन 0, d से बड़ा है। एक बार मैं कह सकता हूं d इज लेस देन 0,
डी छोटा हो सकता है 0 से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि डी अगर छोटा है 0 से, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव का वर्गमूल मतलब नेगेटिव नंबर का वर्गमूल अब कहलाती है तुम्हारी काल्पनिक संख्या। क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या। संख्या दो प्रकार की बताई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की वीडियो डाली हुई है, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या कहा जाता है, मतलब √-1, √-2, √-3 इमेजिनरी नंबर जिनको बोला जाता है, ये अवास्तविक संख्या होती हैं। √-1 की वैल्यू होती है आयोटा। ठीक है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है तो ज्यादा बात नहीं करनी हमें यहाँ पे, केवल इतना याद रखना है d इज लेस देन 0। डी अगर 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो ये जो वैल्यू होगी ये काल्पनिक हो जाएगी। जब ये काल्पनिक हो जाएगी तो जो मूल होंगे, मूल या हल या शून्यक या रूट्स जिनको बोला जाता है, वो कैसे होंगे? काल्पनिक। जब काल्पनिक होंगे, ठीक है, तो ये अपर में भी होंगे। कैसे होंगे? अपर में। काल्पनिक कोई बोला जाता है अवास्तविक। क्या बोला जाता है? अवास्तविक। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये मिली। अगर d बराबर 0 हो गया, ये वाला 0 हो जाता है, तो b/2 है। अब b की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है वहां पे, जैसे अभी आया था x² - 5x, तो b की वैल्यू थी हमारी -5, तो यहाँ प्लस का 5 हो जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे b/2 जो होगा एक परमेय संख्या बन के आएगी, रेशनल नंबर आएगी। क्या आएगी? रेशनल। अब रेशनल नंबर आएगा तो वो वास्तविक संख्या भी होंगी। वास्तविक का मतलब रियल नंबर्स। ठीक है, परमेय होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन अगर d बराबर 0 हो गया तो इसके एक ही मूल निकल के आएगा, केवल एक ही मूल आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस तो इधर से खत्म हो जाएगा। जब प्लस माइनस यहां से खत्म हो जाएगा तो मूल समान होंगे। कैसे होंगे? मूल समान होंगे। किस कंडीशन में होंगे मूल समान? केवल तभी जब √b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी या d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये कंडीशन हो गई। एक कंडीशन और रह गई, d इज ग्रेटर देन 0। d इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे दो कंडीशन बन जाती हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि d जो है ये वाला स्क्वायर रूट जब मैं ले रहा हूं, अगर d पूर्ण वर्ग है, d परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, अगर d परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और एक बार d परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर d जब परफेक्ट स्क्वायर बन के आ रहा है, ये पूर्ण वर्ग बन के आ रही है संख्या, तो मूल जो होंगे वास्तविक, परमेय, लेकिन असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान। ठीक है, अब जो अगर d नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर d नॉन परफेक्ट स्क्वायर है मतलब इसकी वैल्यू एक पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरमेय संख्याएं बन जाएंगी। मैंने बताया था यदि वर्गमूल में ऐसी संख्या आ जाए जिनका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, वो सारी की सारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जब ये अपरमेय संख्या कहलाएंगी तो मूल जो होंगे वास्तविक तो होंगे लेकिन अपरमेय हो जाएंगे। अपरमेय मतलब इरेशनल, परमेय मतलब रेशनल। ठीक है, असमान होंगे, सेम नहीं होंगे। समान होने वाली कंडीशन कौन सी है? केवल d बराबर 0। ठीक है, अगर तीन कंडीशन बन के आई, इनको रटना नहीं है हमें, केवल कॉन्सेप्ट समझना किस तरीके से मैंने समझाया तुम्हें। d जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो मैंने यहां से स्टार्टिंग की थी, अगर d छोटा 0 से तो इसकी वैल्यू नेगेटिव जाएगी। नेगेटिव जाएगी तो ये काल्पनिक संख्या बनेगी, तो मूल काल्पनिक होंगे, अपरमेय होंगे और अवास्तविक होंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर d 0 के बराबर है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो मूल समान हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस वाली कंडीशन ही खत्म हो जाएगी। यहां से एक ही वैल्यू निकल के आएगी। एक वैल्यू कब आती है? जब एक वैल्यू कब निकल के आएगी? जब दोनों मूल कैसे होंगे? समान होंगे। तीसरी कंडीशन, d इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स d इज पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव की कंडीशन दो बन जाती है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है d, ठीक है, तो मूल वास्तविक, परमेय और असमान होंगे। और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो मूल वास्तविक भी होंगे, अपरमेय भी होंगे और असमान भी होंगे। ठीक है, तो ये था आज का द्विघातीय समीकरण।
ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूं आगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, देखिए आगे अपने पास में मूल निकल के आए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ठीक है। देखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम इसमें आगे देखते हैं कि भाई इसके दो रूट्स निकल के आएंगे, दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, माइनस बी प्लस, अब इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ रूट डी अपॉन में 2 है, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, ठीक है। अब मूल एक मूल ये है, एक मूल ये है, अगर दोनों मूलों का योगफल करता हूं तो मूल मान लिया मैंने अल्फा और बीटा है जिनको सॉल्यूशन कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है, हल कहा जाता है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, एक हो जाएगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा बीटा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a प्लस माइनस है यहाँ पे, तो प्लस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, ठीक है। देखिए एलसीएम 2 आ जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी और ये माइनस रूट डी, रूट डी से रूट डी कट जाएगा, माइनस 2b अपॉन 2a हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इसलिए बोला जाता है मूलों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अगर मूलों के गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू में बीटा, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ध्यान देना, नीचे तो बन जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई लिख ही देता हूँ मैं, माइनस बी प्लस रूट डी इंटू में माइनस बी माइनस रूट डी। देखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम इसमें आगे देखते हैं कि भाई इसके दो रूट्स निकल के आएंगे, दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, माइनस बी प्लस, अब इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ रूट डी अपॉन में 2 है, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, ठीक है। अब मूल एक मूल ये है, एक मूल ये है, अगर दोनों मूलों का योगफल करता हूं तो मूल मान लिया मैंने अल्फा और बीटा है जिनको सॉल्यूशन कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है, हल कहा जाता है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, एक हो जाएगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा बीटा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a प्लस माइनस है यहाँ पे, तो प्लस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, ठीक है। देखिए एलसीएम 2 आ जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी और ये माइनस रूट डी, रूट डी से रूट डी कट जाएगा, माइनस 2b अपॉन 2a हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इसलिए बोला जाता है मूलों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अगर मूलों के गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू में बीटा, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ध्यान देना, नीचे तो बन जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई लिख ही देता हूँ मैं, माइनस बी प्लस रूट डी इंटू में माइनस बी माइनस रूट डी, माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी रूट डी हो जाएगा, माइनस बी रूट डी हो जाएगा और माइनस रूट डी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 4a स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुए, तो बी स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट खत्म हो जाएगा, डी रह जाएगा 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 4ac, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, अपॉन में 4a स्क्वायर, ये कट जाएगा 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, a से स्क्वायर कट जाएगा, 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा, c अपॉन ए। इसलिए बोल दिया जाता है मूलों का गुणनफल c अपॉन ए होता है। बात ही समझ में। तो ये था तुम्हारा द्विघातीय समीकरण का फॉर्मेट कि किस तरीके से कहाँ कैलकुलेशन कैसे यूज करनी है, ठीक है, किस तरीके से हमें फॉर्मूला डिस्क्राइब करना है, सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने। और आगे जब क्वेश्चंस आएंगे वहाँ हम डायरेक्टली यूज करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दम होनी चाहिए यार, करंट बनाओ, दम दिखाओ, ठीक है, शेयर